सदर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। चर्चा में आज का हमारा विषय है कोर्ट बनाम सरकार, किसका क्या अधिकार। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान लगातार सुप्रीम कोर्ट और तमाम राज्यों के हाई कोर्ट केंद्र व राज्य सरकारों को आड़े हाथों पिछले एक माह से लेते नजर आ रहे हैं। सरकार की नीतियों पर निर्देश देने से लेकर नोटिस देने तक का काम लगातार कोर्ट कर रहा है और सरकार की नीति और रीति दोनों पर प्रश्न उठा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ये सवाल तो उठ रहे हैं पर इसके नतीजे में कहीं कोई समाधान मिलते हुए महसूस नहीं हो रहे हैं। कोर्ट की बार बार फटकार से आज केंद्र सरकार ने एक दो बार तो यह भी कह दिया कि कोर्ट सरकार चलाने का काम ना करे। सरकार का कथन कोई गलत भी नहीं। इस देश में जो संसदीय लोकतंत्र है वो तीन बुनियाद पर है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अपने अपने दायित्व सबके संदर्भ में निहित है, लेकिन हालात ये बन गए हैं कि देश में सरकार चलाने की जिम्मेदारी मानो न्यायपालिका के हिस्से में आ गई है और सरकारों का काम मानो केवल और केवल चुनाव लड़ना और जीतना रह गया है। तो ऐसी स्थितियों में इस प्रकार का परिदृश्य तब देखने को मिल रहा है जब कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, बिलख रहा है। ताजा तरीन मामला जो है वो कल के संदर्भ में है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन की नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने वैक्सीनेशन नीति को खारिज किया है। यह माना है कि 18 साल से लेकर 45 साल तक की आयु वर्ग के संदर्भ में जो कुछ फैसले लिए गए हैं वो युक्ति संगत नहीं है, विधि संगत नहीं है और नागरिकों के अधिकारों का हनन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आज हम इसी मसले पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस महामारी के दौर में ये जो टकराव देखने को मिल रहा है इसकी परिणति हमें किस ओर ले जाएगी। केंद्र सरकार के अगर रुख की बात करें तो केंद्र सरकार को सबसे शिकायत समय समय पर हो रही है। उसे विपक्ष से शिकायत है कि विपक्ष सही भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहा, वह देश को बदनाम कर रहा है अगर वो इस देश में मौजूद समस्याओं पर सवाल उठा रहा है। और अब कोर्ट के संदर्भ में भी उसकी नाराजगी है कि कोर्ट अपना काम छोड़कर सरकार का काम करने की कोशिश कर रही है। क्या वाकई ऐसा है? समझने की कोशिश करेंगे, जानने बूझने के माध्यम से एक नतीजे पर जाने की भी कोशिश करेंगे। 5 खास मेहमान इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस अहम मसले पर एक गंभीर विमर्श करने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बेहद संक्षिप्त लेकिन बेहद प्रभावी है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि पराभवस्य हैतमुखम यदतिमान, अर्थात अति अभिमान पराभव का द्वार है। शतपथ ब्राह्मण से यह विचार सूत्र हमें मिला, जिसके अंतर्गत यह बताया गया है कि अभिमान अगर एक सीमा से ज्यादा हो जाता है तो वो कुल मिलाकर हमें पराभव की ओर ले जाता है। अब ये बात चाहे सरकार के संदर्भ में, अदालत के संदर्भ में, व्यक्ति के संदर्भ में है, ये तय करना आपका काम है। लेकिन हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए जो 5 खास मेहमान मौजूद हैं, उनमें से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, छत्तीसगढ़ के संसदीय कार्य मंत्री रहे अजय चंद्राकर जी हमारे साथ विशेष तौर पर मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से पूर्व सांसद और मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप भानु शर्मा जी हमारे साथ हैं। अदालती पक्ष को रखने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी जी खासतौर पर मौजूद हैं। विषय विशेषज्ञ के तौर पर एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक, देश के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर MC मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ हैं देश के जाने माने पत्रकार राहुल देव जी। आप सबका स्वागत है और चर्चा की शुरुआत अजय चंद्राकर जी से ही करते हैं। अजय चंद्राकर जी उस भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसकी इस देश के आधे से ज्यादा राज्यों में सरकार है, जिसकी इस समय देश में पूर्ण बहुमत की प्रभावी सरकार है, लेकिन वो प्रभाव इस समय कोरोना की महामारी के दौरान सवालों के घेरे में, विपक्ष के घेरे में जब सवाल उठते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इसको देशद्रोह की श्रेणी में भी लाके खड़ा कर देते हैं, देश को बदनाम कर रहे हैं, देश के खिलाफ विश्वमन कर रहे हैं। तो अजय जी, अब जानने का विषय यह है कि विपक्ष तो जो कर रहा है वो तो कर रहा है, पर क्या अदालतें भी इस षड्यंत्र का हिस्सा बन गई हैं? अदालतें जो सवाल उठा रही हैं, अदालतें जो प्रश्न चिन्ह आपकी नीति और नीयत दोनों पर सवाल उठा रही हैं, क्या यह भी किसी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा है या वाकई अब आपकी नाकामी इस देश की अदालतों को भी पीड़ा पहुंचाने लगी है और उन्हें कुछ बोलने के लिए मजबूर करने लगी है? देखिए, मैं आपके प्रश्नों पर ही कुछ बोलना चाहूंगा जी कि देश की अदालतें टीकाकरण के लिए सक्रिय हैं। जी, ये बात बहुत अच्छी है। नागरिक अधिकारों के लिए सक्रिय है, यह बात भी बहुत अच्छी है जी।
और जहां तक मेरी जानकारी है, वकील साहब ज्यादा अच्छा बताएंगे, जी जनरल सॉलिसिटर जनरल ने उनसे यह आग्रह जरूर किया है कि वैक्सीनेशन की जो नीति है वो बहुत सोच समझ के बनाई गई है, इसको यदि बदला जाएगा तो बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो सकती है, ये उन्होंने कहा है। जब वैक्सीनेशन अलग अलग स्तर पर अलग अलग क्यों है जी, जब अगली सुनवाई 30 जून को होगी, जब राज्य सरकारें भी जिन्होंने फ्री वैक्सीनेशन का वादा किया जी, वो किस आधार पर वादा किया है ये भी बताएंगे। भारत सरकार के रोड मैप क्या है, रोड मैप जी, वो भी बताएंगे, तब ये स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन आज की तारीख में जो परिस्थितियां हैं, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार के प्रयासों की भी सराहना की जी, इसलिए सराहना की कि जयशंकर प्रसाद जी जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है वो गए अमेरिका, कच्चे माल की सप्लाई सुनिश्चित की, इस बात की प्रशंसा भी की और ये टिप्पणी भी की कि हमारे पूछताछ का मतलब ये नहीं है किसी को नीचा दिखाना, ये सुनिश्चित करना है कि समयबद्ध कार्यक्रम बन जाए। बाकी शब्दशः तो वकील साहब बताएंगे। अब दूसरी बात जी, राज्यों के, मैंने और कभी कहा था कि इंडिया इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक बार रेफरेंस दिया था कि राज्य जी, जिसमें केजरीवाल जी या उद्धव जी शामिल थे, जिन्होंने राज्यों को अधिकार देने की मांग की कि हमें वैक्सीनेशन देना चाहिए जी, खरीदने का, सीधे उत्पादक से खरीदना है, यह अधिकार राज्यों को मिलना चाहिए। समय में राज्यों को दे दिए गए जी, जब राज्यों को दिए गए सफलता नहीं मिली, कोई ग्लोबल टेंडर के उत्तर आ गए, सफलता नहीं मिली, तब फिर उन्होंने केंद्र के ऊपर आक्रमण करना शुरू किया। मैंने जब असफलता मिलती है मांग में जी, कि पहले उन्होंने बीच में सोचे समझे मांग लिया क्या कि हमको चाहिए जी, अब जब असफलता मिलती है तो संघवाद से लेके केंद्र सरकार के ऊपर जिम्मा के साहब आप असफल है, आपकी टीका नीति असफल है, आपकी क्या है, कैसे है, ये तमाम प्रश्न है। आज की स्थिति में जी, जो स्थिति बनी, यह सबने स्वीकार किया कि इस तरह का आकलन किसी के पास नहीं था। कई लोगों ने प्रश्न उठाया कि टीका का निर्यात क्यों किया गया। तमाम बातों में हम यह देखें कि 22,000 लोगों को, 22 करोड़ लोगों को टीका लग गया है, जो अमेरिका के बाद दूसरा है, 2 तारीख तक का आंकड़ा है। हमारी तुलना पूरे यूरोप से ज्यादा हम लोग हैं। हमारी तुलना हो सकती तो चीन से हो सकती है, पर चीन में ट्रांसपेरेंसी होती नहीं। हमारी उपलब्धियों पर हम गर्व नहीं कर रहे हैं कि अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा टीका हमने, सिंगल डोज, डबल डोज भी इसमें शामिल है। अब उसके बाद नीति आयोग के अध्यक्ष ने यह कहा, पाल साहब ने, उन्होंने टीके का आंकड़ा दिया, एस्ट्रोजेनिका कितना देगी, कोवैक्सीन कितना देगी, वाइवेक्स कितना देगा, स्पुतनिक, ये आंकड़े दिए इस महीने में, और दिसंबर तक 2,57 करोड़ टीके देश को उपलब्ध हो जाएंगे। यह बात न्यायालय के सामने भी आ जाएगी, जो समाचार पत्रों से लेकर विभिन्न बातों में है। तो कहीं पर भी केंद्र सरकार जिम्मेदारियों से भाग नहीं रही है, संघवाद से कहीं भाग नहीं रही है। मूल्य पर भी बात जो उठाई गई, उसमें भी स्पष्ट उत्तर दिया गया कि वो निजी कंपनियां हैं, जोखिम का शोध था, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट। अजय जी, आपने काफी विस्तार से बात कही, लेकिन मैं रोकते हुए आपको कल के संवाद पर ले चलता हूं। थोड़ा विषय पर रहने की कोशिश करते हैं हम। और विषय के संदर्भ में कल देश की सर्वोच्च अदालत, जिसमें 3 सम्मानीय न्यायाधीश थे, DY चंद्रचूड़ जी थे, LN राव थे, S रविंद्र भट्ट थे, इन 3 की पीठ ने जब सुनवाई की तो केंद्र सरकार की ओर से यह कहा गया कि सरकारी नीतियों में कोर्ट दखल नहीं दे सकता है, जिसके जवाब में कोर्ट को यह कहना पड़ा, और बड़ी ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है आपकी, कि सरकार की नीतियां अगर आम नागरिकों के अधिकारों का हनन करेंगी तो देश की अदालतें तमाशबीन की तरह मूक दर्शक बनकर सब कुछ देखती नहीं रहेंगी। यह सम्मान के साथ व्यक्त किया है केंद्र सरकार की नीति और रीति पर देश की सर्वोच्च अदालत ने। जिस वैक्सीनेशन कार्यक्रम के संदर्भ में सवाल है, उसमें कोर्ट ने जानना चाहा है आपसे, जिसमें केंद्र सरकार यह बता रही है कि केंद्र को सस्ती वैक्सीन इसलिए मिल रही है कि हम बड़ी संख्या में खरीदते हैं, राज्यों को महंगी इसलिए मिल रही है कि उनकी संख्या सीमित है। कोर्ट ने कहा आपने 100% क्यों नहीं खरीद लिया, इसका उत्तर नहीं मिला। मैं एक बार अपनी बात पूरी कर लूं अजय जी, फिर आपके पास ही मौका होगा। दूसरा जो सवाल है उनका, वो ये जानने का है कि 35,000 करोड़ का प्रावधान था, पता नहीं चल रहा आप उसका कर क्या रहे हैं, उसकी डिटेल दीजिए। 18 से 45 साल के लोगों के संदर्भ में देश की सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछा क्यों छुड़ा ली, इस बात को भी कोर्ट ने पूछा है।
इन तीनों विषयों पर कहने के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़ के पूर्व संसदीय कार्य मंत्री के पास कहने के लिए है कुछ? हमारे पास बहुत कुछ है कहने को साहब जी। सारी सरकारें, बंगाल सरकार ने भी फ्री वैक्सीन अपने बजट में रखा है जी। छत्तीसगढ़ की सरकार ने विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा मैं फ्री वैक्सीन लगाऊंगा, एज ग्रुप नहीं बताया गया। राजस्थान की सरकार ने कहा मैं फ्री वैक्सीन लगाऊंगा जी। तेलंगाना में कहा मैं फ्री वैक्सीन लगाऊंगा जी। पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया गया इसको। अब जब कोई परिस्थितियां बनी, नियंत्रण से बाहर हुई, तो वो केंद्र की ओर मुड़ने लगी। हम ये चाहते हैं, दोनों बात में हम सहमत हैं जी, कि आपको 18 से 44 लगाने का जब निर्णय हो गया, मैं छत्तीसगढ़ का उदाहरण दे देता हूं आपको, छोटा सा उदाहरण भर, कि आप 18 से 34 के लिए कितना पैसा फाइजर में, सीरम में या भारत बायोटेक में जमा किया है, कब तक लेंगे, कितना लेंगे, आज तक बताने को तैयार नहीं। वैक्सीनेशन को सबसे ज्यादा खराब राजस्थान कर रही है, बताने को तैयार नहीं। तो न्यायालय को एक सीमा तक ही दखल देना है, यह बात एकदम सत्य है, नीतिगत मामलों में नहीं देना चाहिए। दिसंबर तक का देश के सामने नीति आयोग ने स्पष्ट रोड मैप रखा है कि इतना टीकाकरण हो जाएगा। प्रधानमंत्री एक संस्था है और योजना आयोग, नीति आयोग एक संस्था है। भरोसा करना चाहिए देश को टीकाकरण राजनीतिकरण करने के बजाय। और जो सरकारें अपने दायित्वों से जा नहीं सकती, मैं पिछले बार भी कहा था कि स्वास्थ्य के बहुत से विषय राज्य की सूची के भी विषय हैं, अकेले केंद्र का विषय नहीं है। अकेले केंद्र सरकार ही जिम्मेदारी उठाए ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इसलिए वो जो मदद कर सकती है वो करेगी, कर रही है। आज छत्तीसगढ़ की बात करूं, देश की बात करूं, 22 करोड़ लोगों को यदि टीका लगा है तो उसमें सबसे ज्यादा 44 प्लस के लोगों को। अजय जी, फिर मैं सवाल को दोहराता हूं और फिर आगे बढ़ता हूं आपसे। आपने बहुत कुछ किया, ऐसा आपका दावा है। इसके बाद भी इस देश की सर्वोच्च अदालत यह कह रही है कि अगर इस देश के नागरिकों के अधिकारों का हनन होगा तो हम मूक दर्शक बनकर नहीं देख सकते। इस टिप्पणी को कोई साजिश का नतीजा मानते हैं या वाकई आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं आप बुरी तरीके से चूक गए हैं, पिट गए हैं, आपको पुनर्विचार की जरूरत है? सीधा सवाल, यह टिप्पणी किसी साजिश के तहत सरकार के खिलाफ आई या वाकई आपकी विफलता के कारण यह टिप्पणी करने के लिए इस देश की सर्वोच्च अदालत को मजबूर होना पड़ा? नहीं, मैं एक लाइन में आपको उत्तर दे देता हूं इसको। माननीय मोदी जी ने जो कहा जी, गैर एनडीए सरकार जो है देश में, कौन सा नया कदम अलग से उठाया उन्होंने? वो तो मोदी जी जो कदम उठाएंगे उसका विरोध करेंगे, यह षड्यंत्र है। या केंद्र सरकार जो करेगी उसका षड्यंत्र करेंगे जी। न्यायालय के बारे में मैं नहीं बोलता, 30 जून को हम देखेंगे कि क्या निर्णय आता है उसको। तो कुल मिला के अदालत की टिप्पणी के संदर्भ में मौन साध गए अजय चंद्राकर जी, और बाकी विपक्ष के संदर्भ में उनका तो काम ही है विरोध करना, उनका काम ही है साजिश करना। एक बार फिर अजय चंद्राकर जी ने दोहरा दिया। मैं एहतेशाम हाशमी जी के पास चलना चाहूंगा, उसके बाद में प्रताप भानु जी के पास आऊंगा और हाशमी जी से समझना चाहूंगा कि हाशमी जी, पिछले 1 महीने सवा महीने से कोर्ट लगातार टिप्पणियां कर रहा है, पर वो टिप्पणियों के बावजूद भी व्यवस्थाओं में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। आपसे 2 चीजें समझना चाहता हूं। एक तो ये टिप्पणियां इतनी कड़ी क्यों हो रही हैं, और सरकार के स्तर पर उसके कारण से कोई फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा है? वैक्सीनेशन के संदर्भ में पहली टिप्पणी 27 अप्रैल को देश की अदालत ने की थी, आज 3 जून है, लेकिन नीति में कोई बदलाव केंद्र के स्तर पर 18 से 45 साल के संदर्भ में नहीं है। क्या वाकई अदालतें भी निस्तेज मान ली गई हैं इस देश की सरकार के संदर्भ में? आपसे समझना चाहता हूं। हेलो, शायद मेरा ऑडियो जी गया है, आपको आवाज आ रही है? जी एहतेशाम जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है हाशमी जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का वक्त दिया। अभी अजय जी ने जो एक बात बोली उनसे मैं सहमत नहीं हूं। जहां तक पॉलिसी को चैलेंज करने की बात होती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोयला घोटाला मामले में भी पॉलिसी चैलेंज हुई थी, तब बीजेपी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में भी पॉलिसी चेंज हुई, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस की पॉलिसी चैलेंज हुई। ए राजा जो कि एक्स टेलीकॉम मिनिस्टर थे, उनको जेल भी जाना पड़ा, उनके साथ 12 लोग और जेल में, तब भी पॉलिसी चैलेंज हुई थी सुप्रीम कोर्ट, तब भी बीजेपी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपने सबने सुना होगा कि पीएम केयर फंड में करोड़ों अरबों रुपए आ चुका है, इसका यूज इस महामारी में होना था। और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू हैव गुड हेल्थ, ये हम सबका फंडामेंटल राइट है और केंद्र सरकार की होलसेल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि
हिंदुस्तान में जितने भी सिटीजन हैं वो स्वस्थ रहें और अच्छे से रहें। तो इस बात की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है कि वैक्सीन सबको कायदे से और अच्छे से प्रॉपरली लगे बिना किसी परेशानी जी। लेकिन आपने यहां देखा कि केंद्र सरकार को 150 रुपए में वैक्सीन का एक शॉट मिल रहा है और राज्य सरकार को 400 से 600 के बीच में ये वैक्सीनेशन शॉट मिल रहा है जी। तो मेरा ये मानना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल जजेस ने केंद्र सरकार से ये क्वेश्चन पूछा कि भाई आपके पास इतना जो फंड आया है वो 35,000 करोड़ रुपए ईयर मार्क किया है कोविड वैक्सीनेशन के लिए, 35,000 करोड़ एक स्मॉल अमाउंट नहीं है। तो जब इतना सारा अमाउंट केंद्र सरकार के पास है तो फिर राज्य सरकारों के ऊपर बोझ डालने से क्या फायदा जी। दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट का रहा कि जब केंद्र सरकार 150 रुपए में वैक्सीनेशन शॉट खरीद रही है तो फिर राज्य सरकार उसको 600 रुपए में क्यों खरीदे? इससे कितना ज्यादा बर्डन पड़ेगा, जबकि आप देख रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान की फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है जी। केंद्र सरकार अपना पीछा मुझे लगता है इस चीज से अब छुड़ा नहीं पाएगी। राइट टू वैक्सीनेशन सर, ये हम सब भारतीयों का फंडामेंटल राइट जी। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम पॉइंट में बोला कि जब आपने एज डिफरेंस बना दिया 18 से 44, ये जो पॉलिसी है ये इलीगल है, आर्बिट्रेरी है जी। क्या 18 से 44 के बीच जो लोग हैं उनको स्वस्थ रहने का अधिकार नहीं है? उनको वैक्सीनेशन लगने का क्या अधिकार नहीं है? हमारे हिंदुस्तान ने पोलियो जैसी महामारी से जंग जीती और आज हिंदुस्तान से पोलियो 99.9% खत्म हो चुका है। फ्री वैक्सीनेशन सबका फंडामेंटल राइट है। आप देखिए कि जब इलेक्शन का सर्वे होता है, सारे मिनिस्टर्स, विधायक, एमएलए, हमारे बड़े भाई छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री जी भी बैठे हैं, उनसे भी मैं उनको भी बोलना चाहूंगा ये बात कि भाई साहब, मंत्री, नेता, विधायक जब घर घर वोट मांगने आ सकते हैं तो घर घर पहुंच के मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन भी दिया जा सकता है। मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूं कि आप केंद्र सरकार को एक लेटर लिखें और प्रधानमंत्री जी को एक बड़प्पन दिखाते हुए उनको देश की जनता के साथ खड़े होना चाहिए जी। पॉलिसी चैलेंज करने की बात को केंद्र सरकार ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार चलाने का अधिकार नहीं है, मैं इस बात से सहमत हूं। बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने, सॉलिसिटर जनरल ने, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छी बात बोली। लेकिन जब पॉलिसी इलीगल होती है, आर्बिट्रेरी होती है, देश की जनता के हितों के खिलाफ होती है, तब सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन हम अधिकार देता है कि सुप्रीम कोर्ट पॉलिसी में भी इंटरफेयर कर सकता है, जिसका जीता जागता उदाहरण हम 2G स्पेक्ट्रम केस में देख चुके हैं सर जी। आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप खुद इतने दिनों से इस चीज को नोटिस कर रहे होंगे कि जब कांग्रेस की सरकार थी और पॉलिसी चैलेंज होती थी तब बीजेपी के लोग इस पे कोई भी एलिगेशन नहीं लगाते थे और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होते थे जी। इन्होंने दिल्ली की सरकार को कमजोर करने के लिए राज्यपाल को ज्यादा पावर दे दी, तब तो केंद्र सरकार राज्य में इंटरफेयर कर सकती है जी। लेकिन जब वैक्सीनेशन की बात आएगी तब केंद्र सरकार राज्य सरकार में इंटरफेयर नहीं करेगी। लक्षद्वीप में अपने एडमिनिस्ट्रेशन भेजने के लिए तो केंद्र सरकार राज्य में इंटरफेयर कर सकती है लेकिन वैक्सीनेशन के लिए नहीं करेगी। तो सर ये जो पिक एंड चूज पॉलिसी है ना, ये हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी नहीं है। हिमांशु जी, आपसे मेरी ये गुजारिश है, एक मिनट और लूंगा मैं आपका हिमांशु जी, आपसे मेरी गुजारिश है, आपकी बात बहुत दूर तक जाती है, आप भी केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचाएं कि वैक्सीनेशन इज अवर फंडामेंटल राइट जी, ये कहना चाहूंगा। आज भी मेरा एक सवाल जो आपसे अनुत्तरित रह गया, मैंने पूछा था कि पिछले तकरीबन सवा महीने से 21 अप्रैल से लेकर 3 जून तक अलग अलग स्तर पर अदालतों के द्वारा सरकारों को निर्देश दिए जा रहे हैं, सरकारों के प्रति नाराजगी जताई जा रही है, नीतियों के प्रति असहमति जताई जा रही है, पर सरकारें इंच भर भी हिलने के लिए तैयार नहीं है। वैक्सीनेशन को लेकर पहली टिप्पणी 27 अप्रैल को थी, उसके बाद लगातार रही और कल 2 जून थी, लेकिन नीति में बदलाव तो छोड़िए, कोई पहल भी हुई हो ऐसा दिख नहीं रहा। क्या इस देश में अदालतों के निस्तेज पड़ने की ये शुरुआत है? इस रूप में समझे, कोई इससे पहले ऐसे दृश्य नहीं दिखते थे। हिमांशु जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने और मैं काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा था कि कभी कोई नेशनल डिबेट में एक अच्छे चैनल पे कोई पत्रकार महोदय, एंकर महोदय मुझसे ये सवाल पूछे। मैं हिमांशु जी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ जी। हिमांशु जी, आप एक वक्त याद कीजिए जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और उनके भी जेल जाने की नौबत आ चुकी थी जी। हमारे सुप्रीम कोर्ट की पावर वो होती थी जी, हमारी जो पुलिस एजेंसी होती थी, सीबीआई होती थी, वो इतनी ताकतवर होती थी कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स भी जेल जा सकते थे। आज यहाँ पे काफी सीनियर पैनलिस्ट बैठे हैं, हमारे पूर्व सांसद महोदय जी बैठे हैं, राहुल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे आदरणीय भाई साहब अजय जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये सब मुझे लगता है इस बात से सहमत होंगे कि कहीं ना कहीं जब से ये नई सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है केंद्र में, तब से जो केंद्र की एजेंसीज हैं, चाहे वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हो, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हो,
और अब सुप्रीम कोर्ट भी उसका छूता नहीं रहा है कि ये केंद्र सरकार सबको अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। सेपरेशन ऑफ पावर, हिमांशु जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे संविधान में जी। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी जी। जुडिशरी की जजेस की भी जो सैलरी जाती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है कि उनके ऊपर किसी पॉलिटिशियन का प्रेशर ना हो जी। लेकिन आज आप देखिए केंद्र सरकार के वकील की इतनी हिम्मत है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारी संवैधानिक प्रक्रिया के लिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये काला धब्बा है। और मुझे पूरा यकीन है कि जब तक पैनलिस्ट हमारे बैठे हैं ईमानदारी से ये अपनी बात अगर मोदी जी तक पहुंचाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट की गरिमा फिर से एक बार लौट के हिंदुस्तान में आ सकती है। और हाशमी जी मौजूदा परिस्थितियों को लेकर चिंतित है। हाशमी जी का यह कहना है कि नई सरकार के आने के बाद ही ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस देश का इतिहास शायद हाशमी जी के साथ सहमत ना हो। इससे पहले भी अदालतों को हैसियत दिखाने की कोशिश हुई है, अदालतों के दिए गए फैसलों को अलग अलग स्तर पर बदलने की कोशिश हुई है, लेकिन वो सिलसिला निजी संदर्भों में था। पर इस समय एक बड़े व्यापक संदर्भ में जब पूरा देश संकट के दौर से गुजर रहा है, उस समय पर यह चुप्पी या इस तरीके से अपने नीति पर अड़े रहना थोड़ा सा गंभीर सवाल खड़े करता है। लेकिन मैं प्रताप भानु शर्मा जी के पास चलना चाहता हूं और प्रताप भानु जी से समझना चाहता हूं, आप लोग जो कुछ बोलते हैं वो तो देश विरोधी कार्य करने के लिए आप लोग कुख्यात हो चुके हैं। कमोबेश सत्तारूढ़ दल ने स्थापित कर रखा है कि आपका काम ही इस देश को बर्बाद करना और इस देश को बदनाम करना है। पर अब अदालतों के स्तर पर जो टिप्पणी आ रही है, इसको लेकर प्रताप भानु जी आपका क्या कहना है? क्या आपने इस देश की अदालतों को भी अपने साथ मिला लिया है और उस षड्यंत्र में सहभागी कर लिया, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है, या वाकई हालात इतने विकट हो गए हैं कि अदालतों को भी अपना मौन तोड़ना पड़ रहा है? डॉक्टर हिमांशु साहब, अब स्वयं आपने विवेचना कर दी है कि ये सरकार अहंकार में और आत्ममुग्ध नीतियों में मगन है जी। देश की जनता की कोई फिक्र नहीं है, आम नागरिकों के अधिकारों की कोई चिंता नहीं है, विपक्ष की कोई परवाह नहीं है। कोरोना के कंट्रोल में, वैक्सीनेशन की नीति बनाने में विपक्ष को कहीं भी विश्वास में नहीं लिया गया जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 18 अप्रैल को चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को, श्रीमती सोनिया गांधी ने 22 अप्रैल को चिट्ठी लिखी मोदी जी को जी, राहुल गांधी ने फिर ध्यान आकर्षित किया 8 मई को जी। और आज वही सब बातें जो उन तीनों चिट्ठियों का सार है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से सुप्रीम कोर्ट ने जो 8-9 पॉइंट बताए हैं जी, वो विसंगतियां सामने रख दी कि ये सरकार बातें ही बातें कर रही है, राज्यों पे झूठे दोषारोपण कर रही है, परंतु आज तक वैक्सीनेशन की सही नीति, परचेज नीति, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कैसे राज्यों तक जाएगा, कैसे आम जनता तक जाएगा, कहां से सुलभ कराई जाएगी, ये तो अपने आप में इस सरकार को एक्सपोज करके रख दिया कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। और चंद्राकर जी जो एक इस तरह से डिफेंड कर रहे हैं गलतियों को, ये जनता के हित की बात नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक आधार पे अपनी राजनीतिक दल को बचाने की बात या सरकार के पक्ष की बात कर रहे हैं, जो कि खुद इन्हें कटघरे में खड़ी कर रही है। इनके लिए आज आम जनता के साथ होना चाहिए। और यदि इतनी कड़ी टिप्पणी जिसका आपने उल्लेख किया जी कि नागरिकों का अधिकार हनन होता रहेगा तो अदालतें चुप नहीं रहेंगी जी, ये तो अपने आप में सेल्फ स्पीकिंग की रिमार्क है इनका। और पर प्रताप भानु जी, मैं एक बात समझना चाहूंगा आपसे कि ये राज्य सरकार है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, गैर भाजपाई, जो बताती हैं कि अगर राज्य की तकदीर बदल सकते हैं तो हम ही बदल सकते हैं, राज्य की तस्वीर अगर सुरक्षित रख सकते हैं तो हम ही रख सकते हैं। एक महामारी आई कोरोना की, अपने नागरिकों को वैक्सीन लगाने भर का काम था, इतने में हाथ पैर फूल गए ये सारी विपक्ष की सरकारों के। इसके संदर्भ में क्या कहेंगे? इस लाचारी के संदर्भ में, इस बेबसी के संदर्भ में, इस प्रकार की घबराहट के संदर्भ में क्या आपको नहीं लगता है कि वाकई विपक्षी पार्टियां जहां पर सत्ता में रहने का मौका मिला है वो अभी अपने दायित्व बोध से इंकार कर रही हैं? नहीं, जब वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं होगी, भारत सरकार से मिलेगी नहीं, जो हमारे स्वदेशी उत्पादक हैं वो दे ही नहीं रहे, और जो डिफरेंशियल प्राइस फार्मूला बनाया है कि 150 रुपए में हम केंद्र सरकार को देंगे, 400-500 रुपए में राज्यों को देंगे और 600 से लेकर 800 तक हम निजी क्षेत्र में देंगे, ये काम बिल्कुल नीति संगत नहीं है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा कि ये वैक्सीनेशन की जो नीति है, प्राइस फार्मूला है या प्रोक्योरमेंट फार्मूला है, वो भारत सरकार का डिफेक्टिव है। और फिर भारत सरकार ने राज्यों से कह दिया, आरोप लगा दिया
कि आप जाके ग्लोबल टेंडर निकाल दो। मॉडर्ना ने कह दिया, आपके फाइजर ने कह दिया और दूसरी कंपनियों ने कह दिया कि भारत सरकार को ही देंगे, राज्य हमसे सौदा नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर प्रताप भानु जी का कहना है कि 150 रुपए में मिलने वाली वैक्सीन केंद्र सरकार को, वो राज्यों को 300 रुपए में मिल रही है, इसलिए हमारे हाथ पैर फूल गए। केवल राज्य सरकारों का जितना दम था वो 150 रुपए तक का बोझ उठाने के संदर्भ में तो ठीक था, उससे ऊपर हो गया, इसलिए हमारे बस की नहीं रह रही है। अजय चंद्रकर जी सवाल उठा रहे हैं, जो राज्य तमाम बड़ी बड़ी बातें करते थे वो कंपनियों को कितना एडवांस दे सके, कितनी वैक्सीन ले सके, इसमें कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन मैं राहुल देव जी के पास जाऊं उससे पहले डॉक्टर MC मिश्रा साहब से तकनीकी बात करना चाहता हूं। और मिश्रा साहब, बतौर चिकित्सक आपसे समझना चाहता हूं कि महामारी के इस दौर में क्या वाकई आप उन सरकारी नीतियों के साथ हैं जो इस देश की सरकार के द्वारा अपनाई गई हैं? क्या वाकई देश के नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ किया जाना था उसी अनुसार ठीक ठाक तरीके से किया जा रहा है, और बाकी जितनी भी टिप्पणियां हैं ये गैर जरूरी हैं, अनावश्यक हैं और जबरिया बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है? डॉक्टर हिमांशु, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने रखा है, डिबेट वैक्सीन पे जी। और मैं ये कहूंगा कि टीकाकरण अभियान जनवरी 16 से जो शुरू हुआ जी, और आज तक या कल तक जो भी हम कहें 22.5 करोड़ लोगों को एक एक टीका मिला है, और उनमें से 3-4 करोड़ लोगों को 2 डबल डोज भी मिल चुकी है जी। और टीकाकरण अभियान जैसे मैंने ऑब्जर्व किया बहुत सुचारू रूप से चला है। 16 जनवरी से जब से शुरू हुआ है, केवल वैक्सीन हेजिटेंसी ने थोड़ा सा उसको ब्रेक लगाया, जब हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स का 50% अचीव हो पाया। जो दायरे में 3 करोड़ आने थे, 1.5 करोड़ ने टीका लगवाया। उसके बाद 1 मार्च से 60 वर्ष से ऊपर और 45 वर्ष से ऊपर कोमॉर्बिडिटीज वालों को टीकाकरण शुरू हुआ, वो भी चला। और 1 अप्रैल को सबसे अधिक टीके लगे, जो लगभग 50 लाख के आसपास थे। उसके बाद 30 लाख, 20 लाख, 15 लाख इस तरह से हुए, और 45 वर्ष से ऊपर सभी लोगों को 1 अप्रैल से शामिल कर लिया गया। और उसका जो बेसिस था वो बहुत साफ था कि 88% जो मृत्यु हुई है उस समय तक, सेकंड वेव तो उतना थी नहीं, तो जो भी 1.5 लाख लोगों की जान गई है भारत में, उसमें 88% लोग 45 वर्ष से ऊपर या 60 वर्ष से ऊपर के लोग थे। इसलिए और हर देश ने ये प्राथमिकता का आधार बनाया था, विदेशों में भी बना ये आधार, और भारत में भी बना, जो बहुत उचित था, जिसमें मैं समझता हूं कोई किसी को आपत्ति भी नहीं हुई और सभी लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया जी। और फिर जब ये हुआ कि बहुत डिमांड हुई, आपके माध्यम से भी, दूसरे चैनल्स पे भी सभी लोग कह रहे थे साहब सबको लगना चाहिए, 18 वर्ष से ऊपर भी लगना चाहिए और 45 वर्ष से नीचे भी लगना चाहिए, क्योंकि वो तो मोबाइल पॉपुलेशन है। और उसमें जबकि अब उनकी संख्या तो बहुत ज्यादा है, अब उनको 1 महीने में तो आप वैक्सीनेशन लगा नहीं सकते, अब वैक्सीन है ही नहीं आपके पास, उतनी मात्रा में मौजूद ही नहीं है वैक्सीन जो लग जाएगी। तो मैं समझता हूं ये त्रुटि हुई है कि 18 वर्ष से ऊपर को 1 मई से अनाउंस किया गया, ये एक त्रुटि अवश्य हुई। और इसको डॉक्टर NK अरोरा जो हमारे वैक्सीन टास्क फोर्स के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस बात को माना भी है कि ये त्रुटि हुई है, ये हमको नहीं अनाउंस करना चाहिए था कि पहले कितनी डोजेज उपलब्ध हैं इसका आकलन करना चाहिए था। इसको 1 जून से 15 जून से 1 जुलाई से आप शामिल कर सकते थे, क्योंकि हमको पता है कि 135 करोड़ में से अगर हम 90 करोड़ को भी टीका ले जाएं या 80 करोड़ के लिए भी टीका ले जाएं, तो उसमें भी आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आ जाएगा। ये सबको पता है ये बात, क्योंकि इतनी डोजेज नहीं है। मॉडर्ना फाइजर ने कहा है सितंबर में 5 करोड़ डोज देंगे वो। बाकी हमें निर्भर रहना है कोविशील्ड की 750 मिलियन जो मिलेंगी दिसंबर तक, और कोवैक्सीन की 550 मिलियन मिलेंगी। अभी तक जो मिल रही थी करीब 7.5 करोड़ डोजेज मिल रही थी प्रति माह, और वो यही मैं कह भी रहा था बार बार कि आप जितनी मिल रही है उतनी तो लगा लीजिए ठीक से। उसमें से भी वेस्टेज हुई करीब 17%, 20% वेस्टेज हुई है कुछ राज्यों में, कुछ में कम हुई है, कुछ में ज्यादा हुई है। वैक्सीन हेजिटेंसी आज भी चल रही है, लोग पूछते हैं लगवाएं कि नहीं लगवाएं, गाँव में लोग लगवाने को तैयार नहीं है वैक्सीन। तो इसमें काफी अभी समस्याएं हैं, लेकिन डोजेज जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है
कि जून में वो 10 करोड़ डोज देंगे और भारत बायोटेक भी थोड़ा बढ़ाएंगे अपना प्रोडक्शन, उनका भी बढ़ रहा है। एक बेंगलोर में यूनिट लगा रहे हैं वो, एक बंबई में लगा रहे हैं। तो ये कुल मिला के हमारी स्थिति जुलाई के बाद अच्छी हो जाएगी, जुलाई से अच्छी हो जाएगी, जिसमें लगभग मैं समझता हूं 50% का मार्क हम अक्टूबर तक अब संभवतः पूरा करेंगे। जैसे कल कहा भी है, डॉक्टर बलराम भार्गव ने भी कहा है और डॉक्टर विनोद पॉल ने भी यही बात कही है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में डोजेस हो जाएंगी। इसमें लोग थोड़ा जल्दबाजी में है, मैं समझता हूं धैर्य रखना चाहिए इसमें। इंस्टेड ऑफ कि आप पॉइंट फिंगर किसी की तरफ उंगली उठाएं, और अदालतों को भी मैं चाहूंगा थोड़ा मैच्योरली बिहेव करें इस तरह, क्योंकि बहुत सारी चीजें हर एक को नहीं पता। आज सब लोग एक्सपर्ट बन गए हैं एक्चुअली, वैक्सीन के मामले में भी बन गए हैं, इलाज के मामले में भी बन गए। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि हर आदमी अपना एक ओपिनियन रखता है, वो रखते ही रहे हैं हम लोग। हर आदमी डॉक्टर है, किसी से पूछो वो हर आदमी दवाई बता देता है, स्टेरॉइड ले लो। तो ये भारत का चरित्र है, अब हम क्या कर सकते हैं इसको, इसमें लोगों को संयम की जरूरत एमसी मिश्रा साहब बता रहे हैं। नीतिगत रूप से त्रुटि हुई, 18 से 45 साल के संदर्भ में जल्दी खोल दिया, वैक्सीन थी नहीं, इसके संदर्भ में भी एमसी मिश्रा साहब का नजरिया है। लेकिन मैं राहुल देव जी के पास में थोड़ा राजनीतिक संवाद के लिए आना चाहता हूं। राहुल देव जी, मेरा आपसे जो मूलभूत सवाल है वो केंद्र सरकार जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7 साल से चल रही है, उसने 18 से 45 साल तक की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन देने के संदर्भ में जो अपना मुट्ठी बंद रख ली, जो अपना दिल थोड़ा सा छोटा कर लिया, इसको राहुल देव जी किस नजरिए से देखते हैं? नरेंद्र मोदी जिनकी ख्याति रही कि उनकी जनता की नब्ज पर पकड़ रहती है, जिनकी जनता के सेंटिमेंट्स के संदर्भ में समझ अद्भुत है, इसी खेल से वो पिछले 2 दशक से इस देश में महत्वपूर्ण भूमिका में, एक राज्य का मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो देश में अपनी हलक रखते थे, पर इस महामारी के दूसरे दौर में वो हर तरफ से निशाने पे हैं। और सबसे बड़ा निशाना जो उनके संदर्भ में लग रहा है वो युवाओं के संदर्भ में पल्ला झाड़ने की नीति के संदर्भ में है। क्या राहुल देव जी समझ पा रहे हैं कि इतना बड़ा जोखिम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कैसे ले लिया? मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी थोड़े अति विश्वास में आ गए जी, और उन्होंने स्थिति की गंभीरता के आकलन में देर की जी। डॉक्टर मिश्रा ने ठीक कहा, उन्होंने कहा कि कई चरणों में ये महामारी हमारे यहाँ आई है, और जो शुरू का फैसला था 45 से ऊपर के लोगों को पहले देने का, मुफ्त देने का, वो ठीक फैसला था, हम सब इससे सहमत हैं जी। लेकिन आज हमारे आंतरिक विशेषज्ञ भी और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी और मीडिया भी ये कह रहे हैं कि हमसे, भारत से जो सबसे बड़ी चूक हुई वो ये थी कि आने वाली दूसरी लहर की आहटें जब मिल रही थी, विशेषज्ञ उसकी चेतावनियां दे रहे थे, भारतीय विशेषज्ञ दे रहे थे, सरकार के अपने विशेषज्ञ दे रहे थे, तब भी उसको शायद गंभीरता से नहीं लिया गया। सब थोड़ा आराम से हो गए, सब आश्वस्त हो गए कि हमने, घोषणाएं कर दी गई कि हमने संसार को बचा लिया जी, भारत ने संसार को कोविड से बचाया, ऐसी भी घोषणा हुई है जी। तो, और कि हमने तो अब लड़ाई जीत ली, लेकिन उन चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया गया। जिस अमेरिका ने अगस्त 2020 में अपनी जरूरत से ज्यादा से 2 गुनी ज्यादा टीकों को खरीद कर रख लिया था जी, उसने ऑर्डर दे दिए थे। यूके, स्वीडन, जर्मनी जैसे देशों ने अपनी जरूरत से 6-6, 5-5 गुना ज्यादा टीके खरीद के पहले से रखे हुए हैं जी। तो जब वो ये आकलन कर सकते थे और समय पर खरीदने के आदेश दे सकते थे, ऑर्डर दे सकते थे, तो भारत क्यों नहीं कर सका जी, जो कि सबसे बड़ा टीका निर्माता है पूरी दुनिया का। पहली गलती वो थी, और वो बहुत भयानक गलती थी जिसके कारण आज भी हम झेल रहे हैं, देश जिसकी कीमत चुका रहा है। दूसरी, ये अति उत्साह में, मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन शायद वो एक लोक लुभावनवाद का जो एक दुर्निवार आकर्षण होता है कि हम लोगों को खुश करने वाली बातें करें, घोषणाएं करें, उसी आकर्षण में शायद ये कह दिया गया कि अब हम 18 से 44 के लिए भी खोल रहे हैं। जबकि जैसा डॉक्टर मिश्रा ने स्वयं कहा कि
आपके पास टीके थे ही नहीं जी। और मुझे याद है कि मैं आपकी ही इस चर्चा में शामिल था और उसको कई महीने हो गए और उस समय मैंने कहा था कि ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किस आधार पर सरकार ने ये घोषणा की है जी। क्योंकि हमें एक तरफ पता चल रहा है कि जुलाई तक हमारे पास पर्याप्त टीके नहीं होंगे और दूसरी तरफ हम उसको मई में ये खोलने की घोषणा कर रहे हैं। इसका तुक आधार क्या है जी। तो अति विश्वास के अलावा और एक लोकप्रिय बने रहने की इच्छा के अलावा और मैं इसका कोई और कारण समझ नहीं सकता। या तीसरा कारण यह है कि आकलन में स्थिति की गंभीरता के आकलन में बहुत गंभीर चूक हुई है। मैं फिर से अदालत अपने सवाल को थोड़ा और विस्तार देता हूं। 18 से 45 की समय से पहले घोषणा लोक लुभावन थी इसलिए हुई, पर आपसे जानना यह चाहता हूं कि 18 से 45 साल तक की उम्र के लोगों को निःशुल्क टीका उपलब्ध कराने से केंद्र सरकार ने जो पल्ला झाड़ लिया और जिसके कारण से पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं। देश की अदालत लगातार टिप्पणियां कर रही है। 30 मई को अदालत पूछ रही है हमें राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के मॉडल को क्यों नहीं अपनाना चाहिए। अदालत पूछ रही है केंद्र वैक्सीन का 100% अधिग्रहण कर राज्यों को वितरित क्यों नहीं करता है। और इस सब सवालों के संदर्भ में मौन है। मेरा आपसे सवाल इस संदर्भ में राहुल जी कि नरेंद्र मोदी की तो कुशलता इस बात के लिए रही कि वो जनता के सेंटिमेंट्स के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं। क्या वो तार टूट गया है जनता के साथ संवाद का, जनता के संपर्क का, जिसके चलते वो समझ ही नहीं पा रहे कि 18 से 45 साल के संदर्भ में उनका पल्ला झाड़ना किस किस्म का असंतोष, किस किस्म की नाराजगी और किस किस्म की आलोचना का कारण बन रहा है। हिमांशु, मैं समझता हूं कि हमें जिम्मेदारी पूर्वक पत्रकारिता करते हुए किसी एक व्यक्ति पर, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उस पर सारा ध्यान नहीं लगाना चाहिए, उसी को कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहिए। वो तो निश्चित रूप से कटघरे में है, लेकिन बहुत सारे और लोग भी हैं। ये पूरी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में राज्य सरकारें भी शामिल हैं, जिसमें भाजपा की सरकारें भी हैं और गैर भाजपा राज्य सरकार भी शामिल हैं। तो केवल किसी एक व्यक्ति के पर बात करना मुझे ये ठीक नहीं लगता। हमें उस चीजों को समग्रता में देखना है और जो सर्वोच्च अदालत आज जो सवाल पूछ रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें आपने ये जो कहा कि ये इस मामले में प्रधानमंत्री ने हाथ क्यों खींच लिया, उतना उदार हृदय क्यों नहीं दिखाया, तो ये तो समूचे जो इसमें इस घेरे में तो उनके सारे सलाहकार भी आएंगे, उसमें नीति आयोग के विशेषज्ञ भी आएंगे, उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय भी आएगा और जो कई उच्च स्तरीय समितियां बनी हुई हैं वो सब लोग आएंगे। तो राहुल जी का कहना है कि आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से क्यों सवाल कर रहे हैं, एक व्यक्ति को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं। लेकिन मैं अजय चंद्राकर जी आपके पास में आता हूं और जानना चाहता हूं कि क्या आपकी नेता की क्षमताओं के संदर्भ में, क्या आपके नेता की हैसियत के संदर्भ में, क्या आपके नेता की समझ के संदर्भ में इतनी उम्मीदें बांधते हुए सवाल कर रहे हैं, तो ये सवाल ठीक नहीं। क्या इस देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में अगर मुझ जैसे एक पत्रकार ने यह अपेक्षा की कि 18 से 45 साल तक के युवाओं के संदर्भ में कोई फैसला प्रधानमंत्री जी के स्तर पर कैसे ऐसा हो सकता है कि हम मुफ्त में टीका नहीं लगवाएंगे, तो ये सवाल गैर जरूरी है आपकी निगाह से और आपके प्रधानमंत्री के साथ जाती है। जैसा राहुल जी ने कहा कि आप जी, राहुल जी आपको हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि ये सवाल गैर जरूरी है, ये बेहद जरूरी सवाल है जी। लेकिन इस सवाल पर केवल प्रधानमंत्री के लिए उत्तर मांगना, मैं इसको अनुचित कह रहा हूं। वही मैं इस सवाल के साथ में जाता हूं कि राहुल जी का कहना है कि ये पूरे सिस्टम के संदर्भ में सवाल है और मेरा जानना यह है कि क्या नरेंद्र मोदी जी जैसी बड़ी शख्सियत के संदर्भ में यह सवाल पूछा जाना जरूरी नहीं और क्या आपके नेता को इसके लिए जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए। जी अजय जी, आपकी आवाज फिर से कट गई थी थोड़ी देर के लिए। अजय जी मेरा आपसे सवाल है कि क्या 18 से 45 साल तक के लोगों को निःशुल्क टीका उपलब्ध कराने से जो पल्ला झाड़ लिया गया केंद्र सरकार का, इसके लिए आपके नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उत्तरदायी अगर ठहराया जाए तो ये अनुचित है, गलत है, इसके लिए पूरा सिस्टम जिम्मेदार है? क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? मैं कुछ चीजें विषय से हट के बोलूंगा। सबसे पहले आदरणीय वकील साहब को कहूंगा जी कि न्यायालय स्वतंत्रता पर, उसके चरित्र पर भाजपा या सरकार का कोई आक्षेप कभी नहीं होगा। जी, जो उन्होंने कही कि पूर्व का हमारा अनुभव है जी,
कि आपातकाल लगा के न्यायालय को सस्पेंड कर दिया गया है। शाहबानो प्रकरण में न्यायालय के फैसले के लिए संविधान संशोधन कर दिया गया। भाजपा कम से कम ऐसा नहीं करेगी। दूसरी बात, 18 से 44 तक की जिम्मेदारी राज्यों को दी गई है स्पष्ट रूप से जी। और दूसरा, राज्यों के एजेंडा में भी शामिल है कि हम फ्री वैक्सीनेशन देंगे। विधानसभा तक में कहा गया है। छत्तीसगढ़ में यदि विधानसभा में नहीं कही गई है, यदि नहीं करेंगे तो हम प्रिविलेज मोशन करेंगे उसमें कि आपने विधानसभा को गुमराह किया है करके। तीसरी बात, राज्यों ने को भी यह मालूम है कि 18 से 44 तक हमको लगाना है जी, तो उनको अपनी तैयारी करनी चाहिए, उनके एजेंडा में भी है। पर न्यायालय पूरा वर्किंग प्लान राज्यों से भी मांगा है, माननीय न्यायालय ने केंद्र सरकार से भी मांगा है। यह 30 जून तक की डेडलाइन है जी। डॉक्टर साहब के कहने के बाद, मिश्रा जी के कहने के बाद कोई संशय नहीं रहता। जो बलराम भार्गव जी 30 जून को सुनवाई है। बलराम भार्गव जी का बयान है लिखित में कि 1 जुलाई से हम 1 करोड़ लोगों को प्रतिदिन लगाने लायक हो जाएंगे। वैक्सीनेशन की समस्या थी, सबने स्वीकार किया। उत्पादन की समस्या थी, सबने स्वीकार किया। अनुभव नहीं थे इस बीमारी के लायक, सबने स्वीकार किया। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, सबने स्वीकार किया। ये सारी परिस्थितियां बदल गई। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं डॉक्टर साहब के कि अब थोड़े दिन में हिंदुस्तान सबसे आगे निकल जाएगा। अभी भी 22 करोड़ डोज देकर वो दूसरे नंबर पर है, लेकिन सवाल वही चरित्र का है कि हम इस पर गर्व नहीं करते, हम बहस करते हैं। राहुल जी ने जो कहा कि सिस्टम सब मिलकर है, बिल्कुल सही बात है। और हमको आज की तारीख में जब हम टीकाकरण के लिए तैयार हो गए हैं, केंद्र लगाएगी, राज्य लगाएगी, यदि राज्य असफल होगी तो भगवान भरोसे किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी नागरिक को। यह तय बात है, आप देख लीजिएगा जब जवाब आएगा तो। और उसके बाद राहुल जी ने सही कहा कि सबसे बड़ी जरूरत है, जो डॉक्टर साहब ने कहा कि चर्चा की सार्थकता, कि सब लोग टीका लगाने के लिए सामने आए। बस अब थोड़े दिन की बात है, मैं तो इतना ही कहूंगा। बहुत सार्थक चर्चा रही है। मैं आपसे दो सवाल करना चाहता हूं। एक तो आपने बताया कि हम ऐसा नहीं करते, अदालतों के संदर्भ में, शाहबानों के संदर्भ में फैसला पलट दिया गया। ये SC ST के संदर्भ में, गिरफ्तारी के संदर्भ में भी एक फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया था, उसको किसने पलटा था, वो किसकी सरकार थी, वो कौन सी पार्टी थी, यह अजय चंद्राकर जी आपसे जरूर मैं समझना चाहूंगा। विषय परिवर्तन होगा, लेकिन आपने टिप्पणी की है तो इसलिए आपसे उत्तर की अपेक्षा। एक दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से निपटने की कोशिशों के दौरान हम सरकार की समझदारी पर सवालिया निशान नहीं लगाना चाहते, लेकिन अदालत यह जरूर देखेगी कि सरकार द्वारा चुनी गई नीति तार्किकता की कसौटी पर खरी उतरती है या नहीं। कोर्ट यह भी देखेगा कि सरकार की नीतियों का निर्धारण मनमाने ढंग से न किया जाए और उनसे सभी नागरिकों के जीवन जीने के अधिकार की रक्षा हो। क्या अदालत की इन टिप्पणियों को आप अपनी विफलता नहीं मानते अजय चंद्राकर जी? आपकी 1 साल या 2 साल पुरानी सरकार नहीं है, 7 साल के अनुभव प्राप्त सरकार। एक दूसरा, इस दलील के संदर्भ में अजय चंद्राकर जी जैसा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री क्या कहेगा कि अदालत में बताया जा रहा है कि सरकार को हमें सस्ती वैक्सीन इसलिए मिल रही है क्योंकि हमने बड़ी संख्या में ऑर्डर किया, राज्यों को महंगी इसलिए कि उनकी संख्या कम है, और कोर्ट ने इसी पे जानना चाहा कि आप पूरी खरीद के राज्यों को क्यों नहीं देते। इस संदर्भ में अजय चंद्राकर जी की कुशाग्र बुद्धि कुछ कहना चाहेगी? कुशाग्र बुद्धि में इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत के सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कोर्ट में, माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने, कि टीकाकरण की नीति बहुत सोच समझकर बनाई गई है और इसमें परिवर्तन करना अहितकारी होगी। हम माननीय न्यायालय से आग्रह करते हैं कि इस विषय को छोड़ दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अजय चंद्राकर जी ने भी इस कार्यक्रम में चाहा गया कि अब हमसे सवाल छोड़ दिए जाएं। हालांकि उस सवाल पर आपने टिप्पणी नहीं की जो मैंने आपसे पूछा था कि SC ST के संदर्भ में कानून किसने बदला था अजय जी, उसके संदर्भ में भी तो कोई टिप्पणी कर दीजिए, फिर जाके मैं हाशमी साहब के पास आगे बढ़ूं। नहीं, कोई संविधान संशोधन नहीं किया गया उसके लिए। अब ये टिप्पणी है अजय चंद्राकर जी, लेकिन पूरा देश जानता है कि किस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को बाकायदा बदला गया। लेकिन हाशमी जी, मैं अपने विषय पर रहता हूं और आपके पास जाता हूं और जानना यह चाहूंगा कि अब आगे क्या फिर एक और तारीख, फिर कुछ और टिप्पणियां क्या यही हिस्से में आएंगी, या वाकई नीति के संदर्भ में जो सवाल 1.25 महीने से अदालतें उठा रही हैं उसके संदर्भ में कोई समाधान भी इस देश को देखने को मिल सकता है? आपका बतौर वकील तजुर्बा क्या हमें एहसास कराएगा? थैंक यू हिमांशु जी, आपने मुझे फिर से मौका दिया। देखिए, एक जो नया ट्रेंड
हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में, लोकतंत्र में शुरू हुआ है जी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा पद देने का ट्रेंड जो शुरू हुआ है, मुझे लगता है ये हमारी न्यायपालिका के लिए सही नहीं जी। आपने देखा रंजन गोगोई जी को किस तरह से सांसद बनाया गया, अरुण मिश्रा जी अभी रिटायर हुए हैं, उनको ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरपर्सन बनाया गया। तो इस तरह से रिटायर्ड जजेस को या जजेस को ल्यूर करना, मुझे लगता है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं बहुत विनम्रता के साथ आपको रोकते हुए जानना चाहूंगा कि यह सिलसिला क्या पिछले 7 साल के दौरान ही आपके अनुभव से गुजरा है, और उससे पहले इस देश में जो सरकारें रही हैं उन्होंने रिटायर्ड जस्टिस के संदर्भ में इस प्रकार की नियुक्तियां नहीं दी हैं कि हम आज के संदर्भ में इसे कोट करें? इस देश में लाइन लगी हुई है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्तियां देने के संदर्भ में, बल्कि कई आयोग तो ऐसे हैं जिसमें अहर्ता ही आपका हाई कोर्ट का जस्टिस होना, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना या सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस होना है। तो ऐसे संदर्भ में आप इस आधार पर दलील दें, थोड़ा जाती नहीं वर्तमान सरकार के संदर्भ में? हम सरकार की नीति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, लेकिन आप पूरी तरीके से सारा दोष केवल 7 साल की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार पर दे रहे हैं। थोड़ा अन्याय नहीं कर रहे? सुधांशु जी देखिए, जब से बीजेपी सरकार आई है, आप खुद गवाह हैं और हमारे जितने ऑनरेबल पैनलिस्ट बैठे हैं वो भी इस बात के गवाह हैं कि हमने नोटबंदी जैसी एक फाइनेंशियल महामारी को झेला जी। उसके बाद जब हम इतनी फाइनेंशियल महामारी से जूझ रहे थे, तब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आई सरकार जी। उसके बाद आपने किसानों का मुद्दा देखा जी। उसके बाद आपने देखा कि 5 लाख हिंदुस्तानी सांस लेने की ना लेने की वजह से, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उनको अपनी जान गंवानी पड़ी जी। ये सब परिस्थितियों के बावजूद भी अगर आप सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका का या जुडिशरी का गला घोटने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश होगी। आपने जो मुझसे सवाल पूछा कि पिछली सरकार में ऐसा नहीं होता था, मैं मानता हूं पिछली सरकार में ऐसा होता था, लेकिन रिटायर होने के अगले दिन ही ऑफर मिल जाना, एक हफ्ते के अंदर ज्वाइनिंग मिल जाना, मर्यादा भी एक चीज होती है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक अपनी गरिमा है जी। उनकी भी जिम्मेदारी है वो अपनी गरिमा बनाए। आज सुधांशु जी अगर मुझे अजय भाई साहब पैसे ऑफर कर दें और मैं इनकी तरफ बोलना शुरू हो जाऊं 1 घंटे में, तो क्या आप मेरी मर्यादा को क्वेश्चन नहीं करेंगे जी? हिंदुस्तान के जितने नागरिक हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी मर्यादा है और हमारी संस्कृति जी। आप इतने ज्यादा लालची हो जाते हैं इतने बड़े संवैधानिक पद पे रहने के बाद कि आप रिटायरमेंट के बाद एक पोस्ट देने के लिए अपने जजमेंट में इन्फ्लुएंस कर देते हैं या कुछ चेंजेस कर देते हैं जो कि संविधान के खिलाफ है। ये मर्यादा संगत बात है कि आप खुद बताइए। हमारे सीनियर साहब की टिप्पणियां हैं, उनके निजी तौर पर उनका अपना जो भी अनुभव हो, लेकिन मेरा ये सवाल था उनसे कि क्या अदालतें केवल टिप्पणियां करेंगी या फैसले की शक्ल में भी कुछ इस देश को हासिल होगा? मैं एक बार फिर प्रताप बानू शर्मा जी के पास में आता हूं और प्रताप बानू जी आपसे जानना चाहता हूं कि इतनी कड़ी टिप्पणियां अदालतों के माध्यम से विपक्ष के हिस्से में आ रही हैं सरकार के खिलाफ, पर इसके बावजूद भी विपक्ष जनता के बीच में कोई वजूद नहीं ले पा रहा है। क्या सारा काम अब अदालतों के भरोसे ही इस देश की जनता के हिस्से में आएगा या विपक्ष भी कुछ करके दिखा पाएगा? देखिए, कोरोना जैसी इस महाबीमारी से कैसे लड़ा जाए, विपक्ष ने हमेशा समय समय पर मुद्दे उठाए हैं जी। और वैक्सीनेशन नीति के बारे में तो सबसे पहली आवाज वैक्सीनेशन नीति सही नहीं है भारत सरकार की जी, मोदी सरकार की। ये विपक्ष ने और कांग्रेस ने और सभी विपक्ष ने मिलकर इसको उठाया जी। पर मोदी सरकार तो अहंकार में मस्त है, वो लगी है मोदी और दीदी। आसाम और बंगाल में यही राग लाप रहे थे, दीदी और दीदी। कोरोना पूरे देश में पांव फैला रहा था। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा हिमांशु जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब 35,000 करोड़ का बजट वैक्सीनेशन में अप्रूव था जी, उसका पूरा उपयोग क्यों नहीं किया गया? उसका पूरा उपयोग 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों को मुफ्त टीकाकरण के लिए क्यों नहीं किया गया जी? और फिर सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में यह भी टिप्पणी करी है, उसी पे जाना चाहूंगा जी। और उसको लेके हम लोग जा रहे हैं जनता के बीच में। उनके जो रूरल एरिया में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है उसमें हमारे वॉलंटियर्स जा रहे हैं, जो जहां खाद्य सामग्री वितरण करना है वहां हम लोग दे रहे हैं, परंतु जो काम सरकार को करना है वो तो हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं। वो तो हाथ पे हाथ रखे बैठी है। लेकिन प्रताप बानू शर्मा जी का ये कहना है कि वैक्सीनेशन नीति ठीक नहीं है, सबसे पहले हमने बताया, लेकिन पिछले 7 साल से हमारा अनुभव यह है कि सरकार ने जो भी कदम उठाया वो ठीक नहीं है। ये कहने के अलावा विपक्ष कुछ और करके दिखा पाया, ये सवाल है। लेकिन मिश्रा साहब, मैं आपके पास में जिस बिंदु पर
आपने बात को छोड़ा था उसी पर लेकर आता हूं कि क्या इस तरीके की टिप्पणियां और इस तरीके के विवादों के बीच वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता का कोई वातावरण बन सकता है? क्योंकि एक तरफ हम टीके की कमी से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ जिनको टीके लगवाने के लिए लोग जा रहे हैं वो दूसरी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। कुछ लोग नदी में कूद जा रहे हैं, कुछ लोग जो टीका लगाने के लिए आए उनके साथ मारपिटाई कर रहे हैं। इस परिदृश्य पर बतौर चिकित्सक आप क्या कहें? आपने शायद म्यूट कर रखा है, उसे अनम्यूट कर देंगे मिश्र साहब। हाँ, आपने कि ये हमारे यहाँ दो विरोधाभास है। एक तरफ कह रहे वैक्सीन नहीं है, जब वैक्सीन लगाने जा रहे हैं तो उनको मारपीट के भगा रहे हैं गांव में। ये यूपी में 2 गांव में हुआ, ये मेरे संज्ञान में लाया गया है। एक गांव में तो मेरा ड्राइवर मौजूद था और कहने लगा, मैंने कहा वैक्सीन लगवाई? कि नहीं साहब, यहाँ किसी ने नहीं लगवाई। वो आए थे, वैक्सीन की टीम आई थी, हमने किसी ने भी नहीं लगवाई वो वैक्सीन। कानपुर के पास गोली चल गई, वहां जो प्रधान जी कुछ कर रहे थे लोगों को, तो वो गोली चल गई वहां पे वैक्सीन के नाम पे। तो भारत तो बड़ा विचित्र देश है। देखिए, हमारा देश जितना विचित्र है ना, कोई दूसरा देश इतना विचित्र नहीं है। ये हमको मानना पड़ेगा कि यहाँ पे हम लोग जो है हर चीज का पॉलिटिसाइजेशन करते हैं। चाहे वो महामारी हो, उसका भी खूब जबरदस्त पॉलिटिसाइजेशन चल रहा है 15 महीनों से। कोई इसमें एकजुटता नहीं दिख रही है जो बाकी देशों में दिखी। ऐसा मैंने नहीं ऑब्जर्व किया किसी और देश में कि 10 लोग हैं, 10 भिन्न भिन्न बातें कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहे कि भाई कैसे इसको ठीक करो और क्या किया एज इंडिविजुअल सिटीजन, हमने क्या किया इस महामारी में। प्रश्न बहुत पूछ रहे हैं लोग, आलोचना बहुत कर रहे हैं, खुद क्या किया है ये कोई बताने को राजी नहीं और दिख भी नहीं रहा कोई कुछ कर रहा है। अब इस तरह से अगर आप सब कुछ सरकार पे छोड़ देंगे और खुद भी इसमें हर नागरिक का दायित्व बनता था कि इस महामारी से निकलने में जागरूकता। अब जैसे आपने वैक्सीन का उदाहरण लिया, तो वैक्सीन के बारे में अब ये सब राजनीतिक पार्टियों का भी दायित्व बन जाता है कि वो एनकरेज करें लोगों को कि भैया अगर मिल रही है और तो लगवा लो, और तुम्हें जो पैसे नहीं दे सकते उनको सरकार फ्री में लगा रही है, चाहे राज्य सरकार लगा रही हो चाहे केंद्र सरकार लगा रही है। जो पैसे देके लगवा सकते हैं वो पैसे देके लगवा रहे हैं। बाकी उनको निपटने दीजिए कि क्या कॉस्ट होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए, इतने में क्यों लिया, उतने में क्यों लिया। अब देखिए, हेल्थ पे भारत में हमारे यहाँ 135 करोड़ लोग हैं, 1 रुपया रोज भी कोई खर्च नहीं करता हेल्थ पे अपनी। हेल्थ सब बढ़िया चाहते हैं, ये संभव नहीं होगा जितना मर्जी डिस्कस कर लें हम इसको, जब तक हर नागरिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक नहीं होगा और सरकार पे आप सिर्फ निर्भर करेंगे तो ये बात नहीं चलने वाली है आने वाले समय में। ये हमको समझना पड़ेगा कि हमको अपने स्वास्थ्य अपने हाथ में लेना पड़ेगा। हर देश में लोग लेते हैं, सब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स देयर हेल्थ, चाहे वो गरीब हो, गरीब है तो वो नहीं दे सकता, उसके लिए हम देंगे, टैक्स पेयर देगा, लेकिन जो दे सकता है वो तो दे कम से कम। तो ये हमें देखिए लॉन्ग टर्म इसका वो है, लेकिन अभी तो खैर इसके टीकाकरण का सवाल है। ये सवाल हमने भी, मेरा भी मानना ये था कि हो सकता है ये टीके सबको बिना किसी कॉस्ट के मिलेंगे, लेकिन अब कॉस्ट है, कंपनियों ने खर्च किया है, उनकी भरपाई कैसे। और फिर ये कोई एक बार की समस्या नहीं है, ये तो हर साल अब टीका लगेगा, सबको लगवाना पड़ेगा, आपको भी मेरे को भी, क्योंकि इतना इन्फेक्शस है ये वायरस, इसको बिना टीके के नहीं छोड़ा जा सकता। ये चाइल्डहुड वैक्सीनेशन नहीं है जो वैक्सीनेशन के दायरे में इसको लाया जाए, लेकिन अगर सरकार लाना चाहती है और ला सकती है तो जरूर लाना चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर उतना खर्चा सरकार कर सकती है तो करे और अच्छी बात है, लेकिन लोगों को भी उसके लिए कंट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा। तो ये मिश्रा साहब का कहना है, लेकिन मैं राहुल देव जी आपसे आखिरी कड़ी में संवाद के लिए आ रहा हूं और आपसे जानने के लिए मेरे पास जो सवाल है वो जागरूकता के संदर्भ में है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका की सक्रियता, अति सक्रियता पे बात कर रहे हैं, पर इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? इतनी बड़ी महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, पर देश की सबसे बड़ी पंचायत अर्थात संसद के स्तर पर कोई संवाद इस संदर्भ में हुआ हो, दिखाई या सुनाई नहीं दिया। तमाम राजनीतिक दल जो विपक्ष में वो सत्ता पक्ष को कोस रहे हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष पर सवाल उठा रहा है, पर जागरूकता के संदर्भ में जिन नेताओं को यह देश फॉलो करता है वो सामूहिकता के साथ में वैक्सीन लगवाते दिखे हो, ये दृश्य भी देखने को नहीं मिले। देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख भी अभी तक एक मंच पर आकर इस लड़ाई के लिए साथ बैठे हों दिखा नहीं। क्या कहेंगे राहुल देव जी इस परिस्थिति को लेकर देश की?
ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिदृश्य है और आपने एक अच्छा मुद्दा उठाया है। न केवल संसद ने इस पर कोई चर्चा नहीं की है, वो मिली नहीं है जी। जूम पर या ऑनलाइन संसद की चर्चा का भी प्रस्ताव हुआ, उसको भी मना कर दिया गया जी। ये संभव है, बिल्कुल संभव है। सारी दुनिया आजकल ऑनलाइन काम कर रही है, तो हमारे भारत की संसद के लिए और हमारी सारी विधानसभाओं के लिए अपने सदस्यों के साथ गंभीर विमर्श करना, चर्चा करना, ये क्यों संभव नहीं है? लेकिन नहीं हुआ जी। हमें ये अपने माननीय जनप्रतिनिधि संसद और विधानसभाओं में भी वो जमीन पर जाकर लोगों के बीच में काम करते हुए, राहत पहुंचाते हुए नहीं दिखे जी। सबसे ज्यादा जो राहत पहुंचाते हुए लोग दिखे हैं वो या तो हमारे डॉक्टर, नर्स और हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, और लगभग 650 डॉक्टर अपनी जान गंवा चुके हैं उसमें जी। या फिर हमें समाज सेवी, स्वयं सेवी संस्थाएं दिखी हैं और लोग दिखे हैं और सामान्य नागरिक दिखे हैं जिन्होंने सब कुछ अपना एक तरह से होम कर, बड़े जोखिम उठाकर लोगों की मदद की है, राहत पहुंचाई है। अपनी पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के ये 10 करोड़ कार्यकर्ता आज कहां हैं जमीन पर, वो क्या कर रहे हैं, कितनी मदद कर रहे हैं लोगों की, ये हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और इसमें कांग्रेस भी बहुत बड़ी पार्टी है, उसको भी काफी 20% के आसपास वोट सब जगह मिल जाते हैं, वो भी सभी पार्टियों को इसमें शामिल कर लें जी। दूसरी बात, अदालत की टिप्पणियों की जहां तक बात है, तो हमारे सॉलिसिटर जनरल को तो सरकार का बचाव करना होता है, तो उनकी बातों को अगर हम एक सत्य की तरह उद्धृत करेंगे तो बहुत विचित्र स्थिति हो जाएगी। तो तय हमें करना पड़ेगा कि सॉलिसिटर जनरल बड़ा है या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बड़े जी। न्यायाधीश जब ये कह रहे हैं कि वो उन्होंने 2-3 महत्वपूर्ण बातें उठाई हैं जो हम आज चर्चा में नहीं कर पाए जी। वो है, उन्होंने संविधान की अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लेख किया अदालत ने। 14 है समता का अधिकार जी, और अनुच्छेद 21 है जीवन का, प्राण का अधिकार जी। और उन्होंने कहा कि इस सारी आपकी इस टीकाकरण की नीति को इन 2 संदर्भों में के भीतर देखा जाना जरूरी है जी। अदालत ने एक और बहुत बड़ी बात की जो एक तरह से समता के अधिकार से जुड़ती है, कि उसने कहा कि क्या आपको मालूम नहीं है कि देश में कितना बड़ा डिजिटल डिवाइड है जी। आपने सारे टीकाकरण के पंजीकरण को आपने ऑनलाइन कर दिया, कोवैक्सीन वेबसाइट पर जाइए, पंजीकरण कराइए, तब आपको टीका लगेगा। तो क्या देश में सब लोगों के पास स्मार्टफोन है, सबके पास लैपटॉप और कंप्यूटर हैं? क्या सबके पास ब्रॉडबैंड एक्सेस है, इंटरनेट है? जिनके पास नहीं है, हमारे ग्रामीण भारत के लोगों का, उनका क्या होगा? उनके लिए क्या व्यवस्था की है सरकार ने और राज्य सरकारों ने भी? लेकिन मुख्य प्रश्न सवाल जो होंगे वो तो केंद्र से ही होंगे जी। इसका कोई जवाब है क्या? तो सवाल कई सारे उठे इस दौरान, लेकिन उसके उत्तर नहीं मिले। कुल मिला के हम अगर बातचीत के निचोड़ पर आए तो वो ये है कि जिस प्रकार की विभीषिका के दौर से देश गुजर रहा है, उसमें जिस संजीदगी की अपेक्षा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संदर्भ में है, उसमें कहीं ना कहीं कोई रिक्तता तो महसूस की जाती है। न्यायालय की सक्रियता है, पर वो नतीजा दे पाने में 1.25 महीने में नाकाम है। तारीख मिल जाती है पर फैसला नहीं मिलता। इस देश को फैसला भी चाहिए और उसका क्रियान्वयन भी। देखिए आने वाले समय में क्या अदालतों के फैसले आएंगे और सरकारें उन्हें क्रियान्वित करेगी। दिलचस्पी आपकी भी और हमारी भी। लेकिन एक गंभीर विमर्श का हिस्सा बनने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, नहीं तो यह बात और विस्तार से भी आगे जा सकती थी। लेकिन अब सवाल केवल सवाल है, उत्तर के लिए अगली तारीख का अदालत के संदर्भ में इंतजार है। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर इस देश के तमाम नागरिकों की ओर से, जो ये कहता है, ये मेरे बच्चे खड़े हैं बाल्टी लेकर कतारों में, ये मेरे बच्चे खड़े हैं बाल्टी लेकर कतारों में, कुएं, तालाब, नहरें और फव्वारे बनाता हूं। मुजफ्फर हनफी ने जो ये लिखा, ये उन तमाम लोगों की ओर से है जो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का वैक्सीन के संदर्भ में। देखें वो इंतजार कब खत्म होता है। बहरहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सादर प्रणाम।